नमस्कार दोस्तों। और कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तब तक कुछ साथी और जुड़ रहे हैं तो नमस्कार विशाल यादव जी, स्वप्निल राय जी, मनीषा जी, विशाल यादव जी, आप सारे लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है मेरी इस लाइव में। और सारे साथी जुड़ रहे हैं तो जैसे और साथी जुड़ जाते हैं हम लोग अपनी बात रखते हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की लड़ाई में आप लोग मेरे साथ हैं। आप सारे लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस लड़ाई में आप मेरे साथी हैं। अरशद खान साहब, आपको सलाम अलैकुम। रवि राजभर जी, तमाम दोस्तों, अब बातचीत काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, अभी और लोग जुड़ेंगे तो हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग मुझसे फेसबुक की दुनिया में हैं, फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे तो वो मुझको कई सालों से जानते हैं कि मैं आजमगढ़ का, यहीं का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का। और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वहाँ पे मैं छात्र राजनीति में था, फिर लखनऊ में सामाजिक आंदोलनों में मेरी सक्रियता रही और अब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से निज़ामाबाद में जो है प्रत्याशी हूँ निज़ामाबाद का। और इसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी में पूरा प्रदेश का संगठन का कार्यभार देख रहा था। अभी भी वो जिम्मेदारी मेरे पास है, तो संगठन के साथ साथ मुझे ये चुनाव भी लड़ना है और मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहीं आजमगढ़ का में एक गांव है शाहबाजपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं और जॉइंट फैमिली है हमारी, और जॉइंट फैमिली की वजह से ही मैं राजनीति में इस तरीके से सक्रिय हूँ। तमाम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो मेरे घर परिवार में जो मेरे भाई हैं वो लोग पूरा करते हैं। तो मैं होल टाइमर एक तरीके से राजनेता हूँ, राजनीति करता हूँ। साथियों, निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को पिछले लगभग 5-6 महीने से मैं निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार घूम रहा हूँ। हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, जो अभियान अभी तक चल रहा है, जिसका नाम है सीधे दुआरे। तो सीधे दुआरे अभियान के तहत 178 गांव तक हमने डोर टू डोर किया है। और इस जब हम सीधे दुआरे करने की बात की परिकल्पना, जब उसका आइडिया डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो एक बात निकल कर आई थी कि चुनाव में ज़्यादातर लोग जो है जो गांव के संभ्रांत लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं या एक टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, या जो गांव में बड़ी जातियों के लोग होते हैं, उन्हीं के यहाँ एक तरीके से लोग जाकर बैठते थे और वहीं से पूरी राजनीति संचालित होती थी। अभी भी होती है, बहुत सारे राजनेता इसी तरीके से राजनीति करते हैं। लेकिन हम लोगों का मानना है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको हर एक वोटर के पास पहुंचना चाहिए। हर एक वोटर के प्रति आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना एक किसी बड़ी जाति का आदमी हो या ज़्यादा पैसे वाला आदमी हो, संभ्रांत हो, जिसके पास रुपए पैसे हो। तो हम लोगों ने अपने अभियान की शुरुआत जो है वो एक मुसहर बस्ती से की थी। मेरा अपना मानना रहा है, जिस राजनीति की हम बात करते हैं उसमें हम लोगों ने शुरू से इस बात को छात्र राजनीति में भी सीखा था, गांधी को पढ़ते हुए, कि पायदान के आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए। उसकी तकलीफ़ें और उसके दुख को आपको जाके उसके बीच में समझना है। तो हम लोगों ने इसीलिए मुसहर बस्ती से अपने अभियान की शुरुआत की और हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया और हर आदमी के दरवाजे हम पहुँचते हैं और वोट मांगते हैं और उनसे उनकी समस्याओं को सुनते और समझते हैं। इसके पीछे एक और बात है कि ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने देखा है
कि जो यहाँ के स्थापित नेता हैं वो गांव-गांव में गोल गोलैती की राजनीति करते हैं। एक गोल की उनको पैरवी करनी होती है, दूसरे गोल की उनको खिलाफत करनी होती है। ऐसे लोगों से भी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, अपने प्रतिद्वंदियों से भी, जो लोग दूसरी पार्टियों से यहाँ पे टिकट मांग रहे हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव में जो गोल बना के आप बैठते हो, जो पैर पे पैर फेंक के बैठते हो, ये नहीं चलेगा और ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और हम लोग इसी एजेंडे को लेके जा रहे हैं कि जो गांव-गांव जाकर गोलबंदी की राजनीति करवा रहे हैं लोग, नौजवानों को लड़ा रहे हैं, एक परिवार से दूसरे परिवार को लड़ा रहे हैं, ये निज़ामाबाद में अब हम चलने नहीं देंगे। और हम निज़ामाबाद में हर एक आदमी के पास जाएंगे, हर दुख पीड़ित आदमी के पास हम खड़े होते हैं और उनसे उनके मुद्दे पे बात करते हैं। तो सीधे द्वारे अभियान के तहत जब हम पूरे निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को घूम रहे थे तो हमने देखा जो बाहर से समझ में नहीं आता है। जब आप डोर टू डोर जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि आखिर किस तरीके की राजनीति की ज़रूरत है। निज़ामाबाद की बात मैं जब करता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। इतनी बड़ी लेगेसी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से रही हो, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हों, जिनका ताल्लुक़ रहा हो, चाहे वो अयोध्या प्रसाद हरिओत जी की बात हो या फिर यहीं बगल में पंधा गांव है, वहाँ से राहुल जी का वहाँ ननिहाल हुआ करता था, उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई है। वो कॉलेज स्कूल भी निज़ामाबाद में है जहाँ से राहुल जी पढ़े थे। या फिर मौलाना वहीदुद्दीन जो इस्लाम के इतने बड़े विद्वान हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, बड़हरिया में उनका गाँव है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ी समस्या जो है वो एजुकेशन की है। लड़कियां हैं जो कॉलेज नहीं जा पाती हैं। मैं बहुत सारी लड़कियों को जानता हूं जिनके बीच में मैं प्रचार करने जाता हूं तो वो मेरा जो हम लोगों ने एक अपना एक परिवर्तन के संकल्प के नाम से एक पर्चा भी हम लोग बांटना शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हमारा पहला एजेंडा है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महिला महाविद्यालय बनाएंगे ताकि बच्चियां पढ़ सकें। बहुत मुश्किल होता है लड़कियों का घर से बाहर जाके पढ़ पाना। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं वो बड़ी मुश्किल से डीएवी सिवली पहुंच पाती हैं। बड़ी मुश्किल से उनके लिए पहुंच पाना हो सकता है कि वो अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो उनके आने जाने का भी जो है साधन नहीं है। यहाँ से बसें हैं अच्छी नहीं चलती हैं, कोई वाहन नहीं है, कोई कॉलेज की बसेज नहीं चलती हैं तो वो पहुँच नहीं पाती। तो हम लोगों का ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा पहला मुद्दा है कि हम लड़कियों के लिए कॉलेज ज़रूर बनवाएंगे। साथ ही साथ आप निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को जब घूमेंगे, आप चाहे गढ़वा जाएँ, चाहे कटवा जाएँ, पूरब पट्टी जाएँ, पश्चिम पट्टी जाएँ, बनहरा चले जाएँ या फिर गंधोई गांव चले जाएँ, आप नेवादा की जो मुसहर बस्ती है उसमें चले जाएँ, आप संजरपुर की दलित बस्ती में चले जाएँ, तो या फिर और सारे गाँव में, हर गाँव, कोई ऐसा गाँव नहीं है जिस गाँव में दर्जन से अधिक घर जो है वो खंडहरों में तब्दील न हो गए हों। पुराने घर हैं, उनकी रख रखाव करना मुश्किल है क्योंकि थपुआ नरिया बनता नहीं है, तो अब लोग उस पर तिरपाल डाल के रहते हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़े अधिकारियों को घूस दे पाएँ कि उनका आवास बन पाए। तो एक बड़ी समस्या जो है वो आवास की है। लोग इस कड़ाके की सर्दी में, ऊपर सोचिए कि इतनी सर्दी पड़ रही है, इस दौर में लोग तिरपाल डाल के रहते हैं। और ये कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादातर लोग अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, या दलित हैं, या मुसहर जाति के लोग हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़े बड़े ऑफिसों में जाते हैं तो इनको डांट के बड़े बड़े अधिकारी भगा देते हैं। पुलिस प्रशासन जो है, यहाँ का पुलिस अमला जो है वो इनकी बात नहीं सुनता, इनके ऊपर जुल्म जास्ती करता है। और जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का ये हालत है कि ब्यूरोक्रेसी 8 बजे के बाद शुरू होती है निज़ामाबाद में। तो ये जो 8 बजे के बाद की ब्यूरोक्रेसी है, जो दलाली जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जो दलाली है ना, इसको हम ठीक कर देंगे इस निज़ामाबाद में। और
इसी दलाली से लोगों के आवास बनते हैं, लोगों के यहाँ शौचालय बनता है, यानी लेन देन होता है। तो इसको हम दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे इस दलाली को। ये जो 8 बजे के बाद की ब्यूरोक्रेसी है इसको बंद करवा देंगे, इस पर ताला लगवा देंगे। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात है, हम लोगों ने नारा दिया है कि हम जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नारे के साथ आएंगे। तो जो रोजगार की बात है या पहले मैं चिकित्सा की बात कर लेता हूँ। जो चिकित्सा की बात है, आप देखिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जगह आप जाएंगे तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं उस पर ताले लटके हुए हैं। उसका जो परिसर है उसमें बड़े बड़े जो है सरपत के पेड़ जमे हुए हैं, या फिर वहाँ पे जानवर बंधे मिल जाएंगे कहीं कहीं पे। तो वो मेरे समझ से सालों से खुला ही नहीं है, उस पर ताला बंद है। इसकी बात जो है कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता है, ना यहाँ पे लोग इसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का है। इसके लिए भी हम कह रहे हैं कि हम निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 बेड का एक हॉस्पिटल हमारी डिमांड है कि बनवाएंगे। क्यों बनवाएंगे? क्योंकि आप गांव में, हर किसी गांव में जाइए, आप देखेंगे कि कोई कैंसर का मरीज है, कोई उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलते तो वहाँ पर जाकर इलाज हो सकता था, बेहतर इलाज हो सकता था। तो हम इलाज के लिए खास करके, और मैं जब लखनऊ में हम रहते हैं, लखनऊ में जब हम रहते थे तो यहाँ से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीजीआई में आप दाखिला दिलवाना है, उनका भर्ती करवा दीजिए। तो ज़्यादातर लोग जो है वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको लखनऊ तक इलाज करने के लिए जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़िले का जो सदर अस्पताल है वहाँ बंटाधार बिल्कुल लगा हुआ है, एक्सरे नहीं हो सकता है, एक्सरे मशीन ख़राब है, तो वहाँ पे कोई आपकी ईसीजी नहीं हो सकती है, दवाइयाँ जो है वो बाहर से लेनी पड़ती है। तो इस तरीके के हालात जो है लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हैं। ज़रा सोचिए कि आज से 25 साल 30 साल पहले या उससे पहले जब कांग्रेस की 32 साल, मेरे समझ से 89 में हमारे आखिरी विधायक रामबच्चन यादव जी यहाँ से थे, मोहनपुर के रहने वाले। तो उनके पहले जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नहरों का जाल बिछा, उन नहरों में आज आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 4 साल 5 साल से पानी ही नहीं आता है, उसकी साफ सफाई नहीं है, उसके रख रखाव नहीं है। तो इस तरीके से जो बड़ी शिद्दत से, मुझे एक कहानी याद आती है, मैं अपने भाषणों में गांव में बताता हूँ कि मुल्क कैसे बना है और कितनी शिद्दत से लोगों ने, हमारे पुरखों ने लड़ भिड़ के इसको बनाया होगा। तो हमारे जब आजमगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी और मऊ जिला है वो दोनों एक हुआ करता था, तो अलगू राम राय जी यहाँ के सांसद थे। उन्होंने एक पत्र लिखा था नेहरू को कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ वहाँ पर लोग गोबर खाने के लिए लाचार हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सांसद जी को बुलाया और पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो गेहूं की मड़ाई होती है, पैरा होते हैं, जानवर उसमें चलते हैं और जानवर जो अनाज खा लेते हैं, उसको बाद में जब वो गोबर में जो साबुत अनाज होता है उसको धोकर बहुत सारे लाचार हैं उनको खाना पड़ता है। तो उस बात को सुनकर जो है नेहरू जी बहुत भावुक हुए और इस पूरे इलाके में नहरों का एक बड़ा अच्छा जाल बिछाया गया। अब उन नहरों में पानी नहीं आता है। आखिरी बात जो है वो जो हमारे नारे में है वो रोज़गार की बात है। तो रोज़गार का आलम ये है कि गांव के गांव खाली हैं, नौजवान हैं नहीं। लोग, कोई लुधियाना कमाने गया है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई हैदराबाद है। तो नौजवानों का बड़ा पलायन है निजामाबाद में। जो नौजवान बच्चे हैं वो सुबह 6 बजे 5 बजे जग जाते हैं, वो सड़कों पे जाते के दौड़ते हैं। मैं जब सुबह मेरी रूटीन शुरू होती है 6 साढ़े 6 बजे से, तो मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूँ उस समय वो वापस लौटते होते हैं अपनी फील्डों से, या सड़क पे वो व्यायाम दौड़ कर कहीं आराम से बैठे होते हैं। तो पिछले 3-4 सालों में कोई वैकेंसी नहीं है। उनसे बेरोज़गारी का आलम ये है कि वो दिन भर सुबह उठ के दौड़ते हैं, फिर जाके घर बैठ जाते हैं या किसी चट्टी चौराहे पे जाके बैठ जाते हैं।
तो निज़ामाबाद में जो कॉन्स्टिट्यूंसी इतने युवा संसाधनों से लैस है, युवा यहाँ के हैं, खास करके खेल के जगत में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक न्याय पंचायत में कोई ना कोई एक अच्छा खिलाड़ी है जो अच्छी कुश्ती लड़ता है। एक लड़की यहाँ है वो अच्छी एथलीस्ट है, एक लड़की है जो बहुत अच्छा दौड़ती है। तो लड़कियाँ भी जो है वो खेल जगत में हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाओं को कोई संजोने वाला नहीं है, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ये मोटा मोटी बातें जो है वो निज़ामाबाद की शिक्षा का, निज़ामाबाद के स्वास्थ्य का और निज़ामाबाद के रोजगार का, जो मेरे नारे में है। लोग बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं, ये तो नारा पिटा हुआ है, ये इस नारे पे कैसे करोगे, तुम्हारे पास जाति समीकरण क्या है, कौन जाति के लोग तुमको वोट करेंगे। उन लोगों से मैं कहता हूँ, मैं नौजवान हूँ, जाति जो है वो समाज में है, जाति व्यवस्था अभी भी कायम है। हम उसको तोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको मजबूत करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और ख़ास करके निज़ामाबाद में जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अक़लियत समाज के लोग हैं, उनकी मैं पैरोकारी में लगा रहता हूँ, उनके लिए लड़ता भिड़ता रहता हूँ। और ये सिर्फ लड़ाई मेरी चुनाव की लड़ाई नहीं है। मैं निज़ामाबाद में अपने साथियों से, अपने दोस्तों से इस बात को कहता हूँ कि निज़ामाबाद में मैं सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं निज़ामाबाद के मुद्दों की लड़ाई लड़ने आया हूँ और उन मुद्दों की लड़ाई लड़ूंगा। जैसे कि निज़ामाबाद की एक बड़ी समस्या और है जिसको आप जाति और मजहब से जोड़कर देख सकते हैं। निज़ामाबाद में जितने माइनॉरिटी के गांव हैं, उनको यहाँ का पुलिस प्रशासन उसको सऊदीया दुबई समझ लिया है। मैं कई मामले में ऐसे जो है हम लोग लड़े भिड़े हैं कि किसी मुसलमान लड़के को पुलिस वाले पकड़ लें और फिर सोचें कि इनसे 40,000 रुपया अब तो वसूल ही लेना है। तो उनसे जो ऐसे ऑफिसर हैं, उनसे मेरा कई बार जो है मुकाबला हुआ है, बातचीत हुई है, उनको समझाया हूँ कि ये बंद कर दीजिए, ये चलेगा नहीं, निज़ामाबाद में चलने नहीं देंगे अनिल यादव। और उनसे अभी चुनाव का जो आचार संहिता चल रही है, इस दौर में भी हम लोग जो है लड़ भी रहे हैं, लेकिन उनसे ये भी बता रहे हैं कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका नाम नंबर बाकायदा हम कुंडली रखे हैं, उनसे हिसाब लेंगे, सूद सहित वापस करवाएंगे जिन लोगों से वसूली हो रही है निज़ामाबाद में। तो यहाँ के जो लोग जो प्रशासन में बैठ के वसूली कर रहे हैं वो भी सचेत हो जाएं। ये लंबी लड़ाई है और इसको हम मजबूती से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेंगे। और तमाम और मसले मसाइल हैं, उन पे भी हम इस फेसबुक लाइव में कुछ बात करेंगे, कुछ अगले फेसबुक लाइव में हम बात करेंगे। इस बार बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे लोग, बहुत सारे रवि भाई कह रहे हैं कि जनता के लिए बहुत अच्छा मौका है कि मुझे चुने, उनको शुक्रिया। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक और कहानी लोगों के बीच में जाके बताता हूँ, उनसे कहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विपक्षी नेता के बतौर में लोग राम मनोहर लोहिया जी को जानते हैं, वो विपक्ष की राजनीति करते थे। तो राम मनोहर लोहिया ने एक महिला को संसद भवन के बाहर खड़ा किया कि बताया कि देश के प्रधानमंत्री महोदय अभी इस गाड़ी यहाँ से निकलेंगे, आप उनसे एक सवाल पूछिएगा कि देश आज़ाद हो गया है, उनको क्या मिला है। तो उस महिला ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर निकले तो उस महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया कि बताइए देश आज़ाद हो गया है, मुझे क्या मिला। तो पंडित नेहरू जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ी हुई। यहाँ ठीक उल्टा है, आप अपने गांव के प्रधान से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो तो सवालों को सुनते ही नहीं, अनदेखा कर देते हैं। आप कोई सवाल लेकर जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि हमको हमारे यहाँ ये समस्या है। जैसे एक बहुत, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने लाइडिया में तमाम लोगों से बातचीत की। लोगों ने पूछा कि लाइडिया में विधायक जी आए थे, उनसे कहा गया, बड़े एहतराम के साथ आलम बदी जी का मैं नाम लेता हूँ, तो आलम बदी जी से लोगों ने कहा कि
लाइडिया में बाज़ार में बहुत पानी लगता है। तो उन्होंने बोला शायद कि मैं क्या पानी पी जाऊँ। तो इस तरीके से एक शेर है ना कि हमने सोचा था जवाब आएगा, एक बेहुदा सा सवाल आया है, तो वो एक उल्टा सवाल पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से ये है कि आप सवाल पूछना सीखिए। मैं कहता हूँ कि मैं सीधे दुआरे अभियान इसलिए भी जारी किया हूँ, इसलिए भी मैं हर आदमी के दरवाजे पे जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मैं आपके बीच में वोट मांगने आया हूँ। कल आपका कोई मैं काम नहीं करूँगा तो आप मेरा कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं कि अनिल यादव तुम मेरे दरवाजे पे वोट मांगने आए थे। इसलिए भी हम सीधे दुआरे अभियान चला रहे थे। तो खास करके निज़ामाबाद के नौजवानों से मेरी अपील है कि मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल की उम्र में राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने। मैं उन तमाम नौजवानों से कहता हूं कि मैं आपकी हर एक उम्मीद पर खरा उतरूंगा, आपकी हर एक उम्मीद के लिए मैं लड़ूंगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि राजनीति में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आप अपनी जनता को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने क्षेत्र को किस तरीके से जानते समझते हैं और कितना उनके लिए लड़ सकते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो अपने क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में नहीं जानते हैं। तो इन सारे सारे नौजवान साथियों से भी मेरा कहना है कि जो भी उम्मीदवार आपके बीच में जा रहे हैं उनसे ये सारी बातें ज़रूर पूछिए कि आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके लिए मुद्दा क्या होगा, किन मसलों पे आप लड़ेंगे। और लड़ने भिड़ने की बात है तो पूर्वांचल में एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहुबली लोग लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, बाहुबली लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। बाहुबली लोग आजकल अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं। पूर्वांचल के जो लोग थे, एक दौर में उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, इस बात से मैं नकार नहीं रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, लेकिन वो अपने अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। किसी को अपने बेटे को विधायक बनाना है, किसी को ब्लॉक प्रमुख बनाना है, तो वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और लड़ाई ये जो लोहा लक्कड़ बोलते हैं ना कि लोहा लक्कड़ से लड़ लेंगे, जो बंदूक लेके लड़ लेंगे, वो उससे नहीं होती है लड़ाई। लड़ाई हौसले से होती है, पार्लियामेंट के अंदर होती है, असेंबली के अंदर होती है। वहाँ तो यहाँ के जनप्रतिनिधि बोल ही नहीं पाते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है। आप लोगों को एक बात और मुझे बताते हुए, मैं जब कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलता हूँ तो एक बात और बताता हूँ कि हमारे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ ये लालगंज लोकसभा का हिस्सा है। और लालगंज लोकसभा से सांसद रामधन राम जी हुआ करते थे, जिनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि हिंदुस्तान का आने वाला कल कैसा होगा, आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा, आने वाला हिंदुस्तान किस तरीके का होगा, किस सोच का होगा, ये सब समझना है तो आपको पार्लियामेंट के अंदर रामधन राम को बोलते हुए सुनना चाहिए। तो रामधन जी के पास तो कोई लोहा लक्कड़ नहीं था। लोग बताते हैं कि कितने संघर्षशील आदमी, कितना ईमानदार आदमी, जो बस से आता जाकर जो है वो कहीं सड़क बनती थी तो उसको चेक कर ले आते थे। और अपनी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने जो भ्रष्टाचार था, क्षेत्रीय भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर बहुत शानदार भाषण दिया था। तो हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, उस लेगेसी से आते हैं। उस राजनीति को फिर से आजमगढ़ में जिंदा करना है, उस राम जी की विरासत को वो सजोना है, उस चंजीत यादव के सामाजिक न्याय के सपने को पूरा करना है। तो इन सारी चीज़ों को सजोकर एक मजबूत लड़ाई जो है वो निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग लड़ेंगे। आप सारे लोगों से, जो फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे तमाम दोस्त जो हैं, जो निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर भी हैं, उनसे भी उम्मीद है कि वो सोशल मीडिया पे या तमाम जगहों पे मेरी मदद करें और इस लड़ाई में शामिल हों। ये चुनाव नहीं है मेरे लिए, ये चुनाव एक नई राजनीति, खास करके आजमगढ़ में एक नई राजनीति शुरुआत करने का एक प्लेटफॉर्म है।
तो मैं अपनी बातों को अब ख़त्म करूँगा। तमाम साथी जुड़े हुए हैं, अगर किसी का बहुत सारे कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे। रवि भाई कह रहे थे कि लोहा लक्कड़ वालों को निज़ामाबाद की जनता को नकार कर एक जुझारू और संघर्ष करने वाले युवा को चुनना चाहिए। रवि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नुमानी साहब आपका शुक्रिया। कुलदीप भाई जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो आप तमाम साथियों से फिर से, निज़ामाबाद के जो दोस्त जुड़े हुए हैं, संदीप यादव जी, आप की शोषित वंचित समाज के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मेरा कमिटमेंट है, मैं मंचों से बोलता भी हूँ कि मेरा कमिटमेंट निज़ामाबाद में, मेरा कमिटमेंट जो मेरी राजनीति की पहली जो प्रतिबद्धता है यहाँ के मुसहर समाज के साथ है, और वो इस कदर है कि मुझे रात में 12 बजे भी 1 बजे भी, जब भी उनका हक है, बिल्कुल अनिल यादव का पहला हक है कि जब भी वो बुलाते हैं मुझे जाना पड़ता है और मैं उनके बीच में जाता हूँ। और कोई भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी आदमी मुझे रात बिरात जब भी मदद के लिए बुलाता है मैं जाता हूँ। तो शोषित वंचित समाज के प्रति मेरी राजनीति की पहली जो है वो मेरी पहली प्रतिबद्धता उनके साथ है, शोषित वंचित समाज के साथ है। मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा और लड़ रहा हूँ। तो निज़ामाबाद के नौजवानों से, निज़ामाबाद के लोगों से ये अपील है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का यहाँ से विधायक बनाइए, मुझे वोट दीजिए। मैं आपको आपके हक अधिकार की लड़ाई असेंबली से लेकर सड़कों पर जहाँ आप कहेंगे वहाँ मजबूती के साथ लड़ूंगा। मुझे लड़ने का तरीका मालूम है। इसी आजमगढ़ में दलित समाज के ऊपर जब अत्याचार हुआ, जब दमन हुआ, बलिया में घर गिराया गया, तो मैं 5 दिन लंबी जो है वो 6 दिन लंबी भूख हड़ताल किया। उसके बाद जाके उन परिवारों को जो है वो मुआवजा देना पड़ा, यहाँ के पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। यहाँ पे दलित उत्पीड़न में चाहे जहाँ भी मैं रहा हूँ, भाग के मैं आया हूँ और दलित समाज के बीच में खड़ा हुआ हूँ जाके उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो आगे भी मैं इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है और मैं जम कर लड़ूंगा। जब मैं यहाँ पे दलित समाज की लड़ाई लड़ रहा था तो यहाँ के एक एसपी थे, अपने आप को बहुत तुरम खान समझ रहे थे। मैंने उनको एक बात कहा था कि अनिल यादव मर जाएगा, झुकेगा नहीं। और ये 6 दिन की नहीं 60 दिन की भूख हड़ताल होती तब भी अनिल यादव उतनी लंबी भूख हड़ताल करने का मद्दा रखता है और मैं लड़ के उनको इंसाफ दिलाता। तो यही सारी मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कुछ लाइनों के साथ। कैफ़ी आज़मी साहब मेरे ज़िले से आते हैं, पूरी दुनिया में उनको एक बेहतरीन शायर, प्रगतिशील शख्सियत के तौर पे जानती है। उनकी एक लाइन है कि सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। तो हम सारे लोग उठते हैं और निज़ामाबाद को बदलते हैं। हम निज़ामाबाद में लड़ रहे हैं, जीतेंगे और निज़ामाबाद को बदलेंगे। आगे मैं रोज़ाना जो मेरा शेड्यूल होगा उनसे समय निकाल कर के बीच में आप सारे लोगों से फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बातचीत रखता रहूँगा। जो आपके सवाल होंगे अगली बार हम लोग 2 दिन पहले से फेसबुक और सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक लाइव का प्रचार डाल देंगे कि हम किस दिन लाइव होंगे। और तमाम साथियों का जो सवाल है वो मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम सारे साथियों के सवालों का जवाब दे सकूँ। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।